सन्नाटा है। मशाल की रोशनी में आर्यन और निशा हंस रहे हैं, जबकि उनकी छोटी बहन काव्या जमीन पर बैठी रो रही है। काव्या, ये पोटली हमें दे दे। ये तुझे हमको देनी ही होगी, वरना तेरे साथ वो होगा जिसे सुनकर तेरे पांव तले जमीन खिसक जाएगी। मेरी सगी बहन होकर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या ये पोटली पिता महाराज ने मुझे सौंपी थी? हाँ, क्योंकि इसमें हमारी किस्मत है। तू तो शुरू से मनहूस है, इसलिए हमने तुझे झांसा दिया था। अब तू इसी गुफा में कैद रहेगी और ये भाग्य की पोटली अब हमारा भाग्य बदलेगी। ओ ले 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 ले, तू यहीं सड़ और हम इस पोटली की दौलत से राज करेंगे। चल निशा, अब इसकी शक्ल और नहीं देखनी, चल। भैया, मुझे इस अंधेरे में अकेला मत छोड़िए, दया कीजिए। आर्यन और निशा पोटली छीनकर गुफा के मुहाने पर भारी पत्थर चढ़ाने लगे। रो ले जितना रोना है, तेरी आवाज सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। वो पत्थर से रास्ता बंद कर देते हैं। काव्या अंदर कैद होकर चीखती रह जाती है और दोनों हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। चंद्रपुर राज्य के राजा की 3 संतानें थीं। आर्यन और निशा चालाक थे, जबकि छोटी बेटी काव्या को दुनिया मूर्ख कहती थी, क्योंकि उसके सीधेपन के कारण अक्सर काम बिगड़ जाते थे। पर राजा अपनी इस मासूम बेटी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता निशा कि आखिरकार ये पिताजी को हो क्या गया है। अरे हम दोनों इतने बुद्धिमान और योग्य हैं, फिर भी उनका सारा प्यार उस मंद बुद्धि काव्या के लिए ही पता नहीं क्यों उमड़ता रहता है। हाँ भैया, मुझे भी उससे बहुत जलन होती है। वो जो भी करती है सब बिगाड़ देती है। पूरी प्रजा उसका मजाक उड़ाती है, पर पिताजी न जाने उसके मोह में इतने अंधे क्यों हैं। खैर चिंता मत करो, वैसे भी पिताजी बीमार हैं और अब ज्यादा दिनों के मेहमान तो है नहीं, तो बस उनके जाते ही ये सारा महल और धन दौलत सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा। समय बीता और एक सुबह राजा ने अपनी अंतिम सांस ली। पूरे महल में शोक की लहर दौड़ गई, पर आर्यन और निशा के मन में सिर्फ लालच था। भैया, पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बेवकूफ काव्या उनके पास बैठकर फूट फूट कर रो रही है। चलिए, यही मौका है, हम सारा धन आपस में बांट लेते हैं और उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो पहले मंत्री के पास चलकर कागजात तैयार करवाते हैं। चलो आ जाओ। फिर दोनों मंत्री के पास पहुंचे। मंत्री की आंखों में आंसू थे। राजकुमार, महाराज हमें छोड़कर चले गए। पूरा चंद्रपुर शोक में डूबा है, पूरा चंद्रपुर। अच्छा ठीक है, चलिए ये दुख की बातें बाद में करेंगे। अभी तुम एक काम करो, इस महल और खजाने की वसीयत पर हम दोनों भाई बहन का नाम चढ़ा दो। अब से ये सब कुछ हमारा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? महाराज का भी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ और आप संपत्ति की बात कर रहे हैं। और फिर छोटी राजकुमारी का क्या? मंत्री जी, जितना कहा जाए उतना करो। हम दोनों बुद्धिमान हैं, राज वही चलाएंगे। वो मूर्ख लड़की ये सब लेकर क्या करेगी? जाओ यहाँ से। मंत्री उदास होकर चला गया और मजबूरी में सारे कागजात उनके नाम कर दिए। वसीयत हाथ में आते ही दोनों के चेहरे खिल उठे। चलिए भैया, राजपाट तो हमारा हो गया। अब पिताजी के शयन कक्ष की तलाशी लेते हैं। जरूर वहाँ कुछ कीमती आभूषण और गुप्त खजाना बचा होगा। हाँ, जो हमारे लायक होगा वो भी हम झपट लेंगे। चलो
आर्यन महाराज के कक्ष का कोना कोना छान मारता है। तभी उसे बिछावन के कोने में साधारण सी नीली पोटली बंधी हुई मिलती है। धिक्कार है, छी! इस पूरे कमरे में इस मामूली सी पोटली के अलावा और कुछ है ही नहीं। पिताजी ने भी ना सारा धन शायद पहले ही ठिकाने लगा दिया है। क्या कहती हो निशा? एक काम करते हैं भैया, ये पोटली उस मूर्ख काव्या को दे देते हैं। वो पिताजी से बहुत प्रेम करती थी ना, तो ये उन्हीं की निशानी समझकर खुश हो जाएगी। अब वो इसी के काबिल है। निशा वो पोटली उठा लेती है और बाहर बरामदे में पहुंचती है, जहां काव्या रो रही थी। निशा झटके से पोटली काव्या की गोद में गिरा देती है। ये पकड़ अपनी जागीर और यहाँ से चलती बन। अब इस राजमहल में तेरा कुछ नहीं बचा। ये तुम क्या कह रही हो निशा? पिताजी को गए अभी एक दिन भी नहीं बीता और तुम मुझे घर से निकाल रही हो? हाँ, मेरी प्यारी बहना काव्या। देख काव्या, अब तू है पैदाइशी मूर्ख। तेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि तू राजपाट संभाल सके। अरे तू खुद को संभाल ले, यही बड़ी बात है। और हम ठहरे बुद्धिमान, इसीलिए ये सब कुछ हमारा है। समझ रही है ना? चल अभी अपनी आखिरी निशानी ले और दफा हो जाए यहां से, और दोबारा पलट कर देखना मत। समझ गई ना बहन? है ना, है ना? जा 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 जा। ठीक है भैया, अगर आप इसी में खुश हैं तो आप ही राज करिए। मुझे इस शानो शौकत की कोई भूख नहीं है। मेरे लिए तो पिताजी की ये पोटली ही संसार की सबसे बड़ी खुशी है। काव्या पोटली सीने से लगाकर महल से बाहर निकल गई। आर्यन और निशा उसे जाता देख ठहाके मारते हैं। देखा भैया, कितनी बड़ी बेवकूफ है। कोई और होता तो हक के लिए तड़पता, पर ये फटी पुरानी पोटली लेकर ही खुश हो गई। चलो अच्छा हुआ कि बला टली। अब ये सारा वैभव हमारा है। अगला दिन आता है। आर्यन और निशा सिंहासन पर बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं कि तभी एक तेजस्वी साधु वहां आता है। अलग निरंजन, अलग निरंजन। प्रणाम साधु महाराज। कहिए, आज राजमहल में आपका आगमन कैसे हुआ? सब कुशल तो है ना? आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब तुम्हारे पिता की सबसे कीमती पोटली को खोला जाना चाहिए। कीमती पोटली? महाराज, पिताजी तो अब रहे नहीं, पर आप किस पोटली की बात कर रहे हैं? वो नीली पोटली, जो भी उसे सही विधि से खोलेगा उसे देवराज इंद्र का वरदान प्राप्त होगा और वो व्यक्ति अमर हो जाएगा। सुना है वो यहीं कहीं है। तुम दोनों राजकुमार हो, तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। क्या? अमर होने का वरदान? अरे वो नीली पोटली तो पिताजी के कक्ष में ही थी। हाँ हाँ भैया, अब तो हम अमर हो जाएंगे और युगों युगों तक राज करेंगे। बिल्कुल सही। जो उस पोटली का स्वामी होगा वही अमरता पाएगा। साधु महाराज इतना कहकर चले गए। आर्यन और निशा पागलों की तरह महाराज के कक्ष की ओर भागे। वो पूरा कमरा बिखेर देते हैं, गद्दे फाड़ देते हैं, पर पोटली कहीं नहीं मिलती। हे भगवान, ये हमने क्या मूर्खता कर दी भैया। वो अमर बनाने वाली पोटली तो हमने खुद अपने हाथों से उस बेवकूफ काव्या को दे दी और उसे महल से निकाल दिया। ओ, धिक्कार है हम पर, धिक्कार है निशा, धिक्कार है। अरे जिसे हम मामूली कपड़ा समझ रहे थे ना, वो तो स्वर्ग का द्वार है। हमने अपने हाथों से अपने साम्राज्य और अपनी अमरता को खो दिया। हाँ। भैया, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? वो काव्या मूर्ख है। वो भला उस पोटली का क्या करेगी? वो महल से निकलकर पास के जंगलों में कहीं भटक रही होगी। चलिए उससे वो पोटली वापस छीन लेते हैं। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। अरे वो पोटली हमारी है,
और उसे हम करके ही रहेंगे। चलो अभी चलते हैं, चलो। दोनों भाई बहन घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें जंगल के किनारे एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी दिखाई दी, जहां काव्या अकेली बैठी आग ताप रही थी। ओ काव्या, अरे अरे अरे, ये इतना भोली बनने का नाटक बंद करो। चलो लाओ, हमें वो पोटली वापस चाहिए जो हमने तुम्हें दी थी। जल्दी उसे हमारे हवाले करो, लाओ। हाँ जल्दी निकालो उसे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भैया आप लोग फिर यहाँ? पर वो पोटली तो अब मेरे पास नहीं है। क्या मतलब नहीं है? कहाँ छिपाई है तूने? आपने मुझे महल से निकाल दिया था। मेरे पास पिताजी की याद के सिवा कुछ नहीं बचा था। वो पोटली पिताजी को बहुत प्रिय थी, इसलिए उनके अंतिम संस्कार के समय मैंने वो पोटली उनकी जलती चिता में ही डाल दी थी। 2 दिन से वहां आग धधक रही थी। वो पोटली अब तक जलकर राख हो चुकी होगी। मूर्ख, महामूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? तुझे अंदाजा भी है कि तूने कितनी कीमती चीज राख कर दी? अब हम क्या करेंगे भैया? तूने बहुत गलत किया काव्या। तू हमेशा से ही हमारे रास्ते का पत्थर रही है, लेकिन निशा, हम हार नहीं मान सकते। अगर पोटली जल गई तो उसे वापस लाने का कोई तो रास्ता होगा ना, कोई तो रास्ता होगा। हाँ चलो मेरे साथ, आ जाओ, चलो। आर्यन और निशा काव्या को वहीं छोड़कर घने जंगलों के बीच एक खौफनाक गुफा में पहुंचे, जहां एक मायावी जादूगर रहता था। आओ राजकुमार आर्यन, आओ 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 राजकुमारी निशा, कहो इस जादूगर की याद कैसे आ गई? जादूगर, मैंने सुना है कि तुम्हारी शक्तियां मरे हुए को भी वापस ला सकती हैं। देखो, मुझे मेरे पिताजी की वो नीली पोटली चाहिए जो जलकर राख हो चुकी है। उसे अपनी विद्या से वापस ले आओ। पोटली? कैसी पोटली? वो नीली पोटली जिसे पिताजी हमेशा अपने सीने से लगाकर रखते थे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। ओम ह्रीं क्लीं। जादूगर अपनी आंखें बंद कर मंत्र पढ़ने लगा। हवाएं तेज चलने लगी और गुफा में अंधेरा छा गया। जैसे ही वो पोटली को शून्य से खींचने की कोशिश करता है, अचानक एक जोरदार झटका लगता है और जादूगर पसीने से तरबतर होकर आंखें खोल देता है। अरे अरे अरे, क्या क्या बात है जादूगर, आप इतने घबराए हुए क्यों? क्या हो गया? अनर्थ, अनर्थ, घोर अनर्थ। राजकुमार, वो कोई साधारण पोटली नहीं थी। उसे वापस लाना मेरे गुरुदेव या इस संसार के किसी भी तांत्रिक के वश में नहीं है। नहीं, नहीं है वो। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या वो हमेशा के लिए नष्ट हो गई है? नहीं, वो पोटली नष्ट नहीं हुई है। आग उसे जला नहीं सकती, जल उसे डुबो नहीं सकती। वो अब भी इसी धरती पर है। वो मेरी शक्तियां उसे खींचकर यहां नहीं ला सकती हैं। उस पोटली के अंदर ऐसी दिव्य शक्ति है जो इस मृत्यु लोक की नहीं है। हाँ, एक सिद्ध साधु ने भी कहा था कि उसे पाने वाला इंद्रदेव का वरदान प्राप्त कर अमर हो जाएगा। उन्होंने सत्य कहा था। अगर तुम अपनी जिंदगी संवारना चाहते हो और अमरता प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें खुद उसे ढूंढना होगा। मेरी जादुई दृष्टि उसे देख सकती है, पर उसे छू नहीं सकती। अब तुम यहां से जाओ। मैं इससे ज्यादा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर आर्यन और निशा सीधे काव्या की झोपड़ी में आ जाते हैं। आप दोनों फिर आ गए। अब क्या बाकी रह गया है? देखो काव्या, हम जानते हैं कि वो पोटली पिताजी की चिंता में नहीं जली है। वो तुमने कहीं छिपा रखी है। चुपचाप जल्दी से उसे मेरे हवाले कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। काव्या, अपनी खैरियत चाहती हो तो मान जाओ, हम बुद्धिमान हैं और तुम जानती हो
कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। अपनी जिद छोड़ दो। तुम लोगों को जो करना है कर लो, पर वो पोटली मैं कभी नहीं दूंगी। वो पिताजी की पवित्र निशानी है और तुम जैसे लालची लोगों के हाथ कभी नहीं लगनी चाहिए। काव्या गुस्से में झोपड़ी के अंदर चली गई। अरे ये ऐसे नहीं मानेगी। हमें कोई गहरी चाल चलनी होगी जिससे पूरा गांव इसके खिलाफ हो जाए। मैं समझ गई भैया। चलिए अब देखिए मैं क्या करती हूँ। दोनों भाई बहन गांव की चौपाल पर पहुंचे, जहां मुखिया और ग्रामीण बैठे थे। राजकुमारी, राजकुमारी, आप दोनों यहाँ? सब कुशल मंगल तो है ना? महाराज के जाने का शौक तो पूरे चंद्रपुर में है। मुखिया जी, आपको क्या पता, हमारे पिता की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी। उन्हें इस दुनिया से विदा करने वाली कोई और नहीं, हमारी बहन काव्या है। उसी ने उनकी जान ले ली। क्या? राजकुमारी काव्या ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे वो तो बहुत सीधी है। अरे यही तो उनकी चाल थी। उसने अपनी मूर्खता का ढोंग रचा ताकि किसी को उस पर शक ही ना हो। पिताजी ने उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया। इसी का बदला लेने के लिए उसने ये अनर्थ किया है। अच्छा मुखिया जी, अगर ये बात सच है तो उसे सजा तो मिलनी चाहिए। यानी कि वो हमारे महाराज का हत्यारा है, उसे इस राज्य में रहने का कोई अधिकार ही नहीं बनता है। देखते ही देखते पूरा गांव गुस्से में पागल हो उठा। मशालें लेकर भीड़ काव्या की झोपड़ी की ओर बढ़ चली। काव्या बाहर निकली और भीड़ को देखकर सहम गई। आप सब एक साथ यहाँ, क्या हुआ है? हमें सारा सच पता चल गया है। तू राजकुमारी के नाम पर कलंक है, कलंक। तूने अपने पिताजी यानी कि महाराज की जान ली। अब तू हमारे गांव में एक पल भी नहीं रुक सकती। निकलो यहां से, निकलो। नहीं मुखिया जी, ये झूठ है। मैंने पिताजी को कुछ नहीं किया। आप लोग मेरी बात तो सुनिए। पर कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। गांव वाले काव्या का सामान उठाकर झोपड़ी से बाहर फेंकने लगे। उसे धक्के मारकर गांव की सीमा से बाहर कर दिया गया। जब सब चले जाते हैं तब आर्यन और निशा उसके सामने आकर खड़े होते हैं। अब देखो काव्या, अभी तो सिर्फ गांव से निकलवाया गया हूं। अगर अब भी वो नीली पोटली नहीं दी ना, तो सोच लो तेरा ये क्या हाल करेंगे। अभी भी वक्त है, पोटली हमें सौंप दे। काव्या अपनी आंखों में आंसू लिए लेकिन इरादों में मजबूती भरकर खड़ी हो जाती है। वो समझ चुकी थी कि उसके अपने ही भाई बहन उसके खून के प्यासे हो गए हैं। काव्या अपना सामान समेटकर वहां से दूर अंधेरे की ओर निकल गई। आर्यन और निशा उसे जाते देख दांत पीसने लगे। ओह, ये इतनी आसानी से नहीं मानेगी। इसकी अकड़ तोड़ने के लिए ना अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये गांव वाले ना इसे जिंदा जलाने पर उतारू हो जाए। ठीक है भैया, आप रुकिए। मैं एक आखिरी बार उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। शायद डर के मारे मान जाए। निशा दौड़कर काव्या के पास पहुंची और झूठी हमदर्दी दिखाते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगी। काव्या, काव्या, मेरी बात सुन। तू भैया की बात नहीं मान रही, पर सिर्फ वही तुझे इस मुसीबत से बचा सकते हैं। वो नीली पोटली तेरे लिए बदकिस्मती लाई है। तू उसे चुपचाप भैया को दे दे और बदले में कुछ धन लेकर दूर किसी गांव में जाकर बस जा, वरना तेरी जान को खतरा है। काव्या बिना कुछ कहे निशा की ओर एक नफरत भरी नजर डालती है और आगे बढ़ जाती है। निशा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। भैया, आपने बिल्कुल सही कहा था। इसकी अकड़ ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। ये बातों से नहीं मानने वाली। आधी रात का समय था। आर्यन चुपके से गांव के मुख्य कुएं के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक रहस्यमयी औषधि की शीशी है। वो पूरी शीशी गांव के कुएं में उलट देता है।
अब इस कुएं का पानी कोई पी नहीं सकता। काव्या, तुझे गांव से तो निकलवाया ही था, अब इस राज्य के आसपास भी तेरे लिए